पाइए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूले कांटों से भी आई खुशबू। ठीक है, तो अपन पहले स्वागत की कड़ी के अंतर्गत, क्योंकि हम राजस्थान के परंपरा के अनुसार पहले स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं कर्नल कुलदीप सिंह शेखावत साहब से का स्वागत करेंगे। कैप्टन ओम प्रकाश देवासी साहब सापा में माला पहनाकर कर्नल कुलदीप सिंह जी शेखावत साहब को मैं आमंत्रित स्टेज पर करता हूं। कर्नल कुलदीप जी शेखावत साहब का स्वागत कर रहे हैं कैप्टन ओम प्रकाश देवासी साहब। आगे की कड़ी के अंतर्गत में आर्यन सर जी के एक्सपर्ट, ठीक है, इनका स्वागत करेंगे हमारे राकेश सर माला सापा पहनाकर। राकेश सर, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गणित विशेषज्ञ से स्वागत करता हूं कि इनका माला से पहनाकर स्वागत करें। आगे की कड़ी के अंतर्गत छोटा युवराज, जो अभी हाल ही बहुत ही कम उम्र में अभी इसकी आपकी कला देखोगे, इसका स्वागत करें हमारे मैथ एक्सपर्ट। हाँ, आगे की कड़ी के अंतर्गत हमारे कैप्टन ओम प्रकाश देवासी साहब का स्वागत करेंगे हमारे राकेश जी, चाणक्य डिफेंस। हाँ, अरे सर आगे की कड़ी के अंतर्गत सीका मैडम का स्वागत करेंगे हमारे डायरेक्टर महोदय छोटी बेनीवाल। ये मारवाड़ी की परंपरा थी, स्वागत करना हमारा लक्ष्य और हमारा उद्देश्य भी है। आगे की कड़ी के अंतर्गत में प्रोग्राम को आगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि युवाओं को एग्जाम बिल्कुल पास में है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कर्नल कुलदीप सिंह जी शेखावत साहब से स्वागत करूंगा कि आप हमारे इन जो बच्चे हैं युवा, इसमें सभी जो युवा बेटे लगभग आर्मी दौड़ पास आउट हैं। अभी हाल ही कुछ महीनों के अंतर्गत इनका एग्जाम है सर, और काफ़ी टाइम से ये एग्जाम की तैयारी करें, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, और अब इनका थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप मंच पर आए और इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन प्रदान करें। कर्नल कुलदीप सिंह शेखावत, चाणक्य डिफेंस एकेडमी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों से बात करने के लिए। फौज से 1 साल हो गया मेरे को रिटायर हुए। लास्ट ईयर मैंने रिटायरमेंट लिया था आर्मी से 2021 में। जैसे आप लोग कभी तैयारी कर रहे हो, वैसे 95 में मैं भी तैयारी कर रहा था आर्मी ज्वाइन करने के लिए, 1995 में। और 1996 में मैंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया था और आर्मी ज्वाइन की थी 1996 में। उसके बाद 25 साल फौज में रह के पिछले साल 10 मई को मैंने रिटायरमेंट लिया है, और अभी यहाँ पे जोधपुर में सेटल हूँ, जोधपुर का रहने वाला हूँ मैं। आप लोगों को जो भी एग्जाम रिलेटेड बातें होती है वो तो मुझे यकीन है कि चाणक्य डिफेंस एकेडमी ने अच्छे से सब कुछ सिखाई दिया होगा। बहुत बढ़िया एकेडमी है और बहुत बढ़िया काम कर रही है इतने सालों से यहाँ पे। तो जो भी टेस्ट में एग्जाम में आने की चीजें, ये सब तो इन लोगों ने आपको बता दी होगी। मैं आपको केवल कुछ बातें बताऊंगा फौज के बारे में जो आपको फौज ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। देखिए, आजकल पैसा युवा पीढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। हर बच्चा जब भी कोई सर्विस के बारे में या नौकरी के बारे में सोचता है करने के लिए, तो सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे यहाँ पे पैसा कितना मिलेगा। तो जो भी कोई सिर्फ पैसा सोच करके या पैसे के बारे में बात करके फौज में जा रहे हैं, उनके लिए फौज फिट जगह नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि फौज में पैसा नहीं है, फौज में भी अच्छा खासा पैसा है। इनफैक्ट एक एवरेज आदमी, जो आप में से ज्यादातर लोग 12th पास होंगे जो सेना की भर्ती में जा रहे हैं, या फिर कुछ कैटेगरीज में, केवल कुछ ट्रेड्स में वो बीए वगैरह मांगते हैं, तो एक 12th पास आदमी जो बाहर सर्विस में पैसा कमाता है उससे ज्यादा ही पैसा फौज में मिलता है।
लेकिन फौज फिर भी सिर्फ पैसे के लिए जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। फौज ज्वाइन करना होता है एक लाइफस्टाइल के लिए। जिस किसी आदमी को या औरत को, अभी तो औरतें भी फौज में जाने लगी, खूब सारी बच्चे आ गई, बहुत अच्छी बात है। जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक बच्चियां मेरे सामने फौज में नहीं आई थी, लेकिन अभी अच्छी बात है। तो जो भी कोई इंसान फौज ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो एक्टिव लाइफ पसंद नहीं करेगा तो फौज में परेशान रहेगा। एक्टिव लाइफ केवल फिजिकली एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंटली भी एक्टिव रहना पड़ता है। हर समय हर काम को आपको बेस्ट तरीके से करना पड़ने की आदत होनी चाहिए। कभी भी फौज के अंदर कोई ढीला मूवमेंट नहीं होता है। बाहर ऐसा होता है कि आपकी सैटरडे संडे को छुट्टी हो जाती है, फौज में सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। 7 दिन काम होता है, 365 दिन काम होता है। केवल जब आप छुट्टी लेके घर आ जाते हो तभी आपकी छुट्टी होती है। जब भी यूनिट में रहते हैं तो हमेशा ऑन परेड ही रहते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं, और घर से भी कभी भी रिकॉल हो सकते हैं। ऐसा कभी नौकरी में होता है कि आपको अगर आपकी यूनिट से मैसेज आया और आपने नहीं उठाया तो पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन फौज में मिल सकता है। लेकिन जिसको भी एक्टिव लाइफस्टाइल पसंद है वो फौज में बहुत अच्छे से खुश होकर के रहेगा। मैंने फौज में 25 साल बिताए, बहुत मजा किया। जो एक इंसान की जिंदगी में कोई भी आदमी, जो आज या इंसान काम कर रहा होता है, क्या सोचता है कि शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी लाइफस्टाइल रहे, पैसा अच्छा मिले, जिस भी जगह पे अपन रह रहे हैं, कॉलोनी में अपन रह रहे हैं, वो कॉलोनी साफ सुथरी हो, वहां पे अच्छे लोगों के बीच में हम रहें, ये सब सेना आपको अपने आप देती है। एक रूटीन होता है जिसके तहत आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। सुबह पीटी से शुरू होता है, फिर ऑफिस का काम होता है, शाम को फिर से गेम्स होते हैं। तो आपको फिट रहने की एक आदत डाल देती है फौज। अभी ओम प्रकाश साहब नियरली 48-50 साल के होने वाले होंगे। मैंने पूछा नहीं साहब से क्या उम्र है, लेकिन आई थिंक 48-50 साल से कम उम्र नहीं होगी। और फिटनेस देख लो आप इनकी। आप लोग अपने आसपास में भी 50 साल के लोगों को देखना क्या फिटनेस होती है। मेरी भी उम्र 45 साल हो गई है, रिटायर्ड कर्नल हूँ, लेकिन फिटनेस का एक रूटीन बन जाता है आर्मी के अंदर। वो देख करके हमेशा स्वस्थ रहता है इंसान। अगर रहना चाहिए, कुछ फौज में भी लोग हैं जो स्वस्थ नहीं रहते हैं, लेकिन वो कुछ अलग लोग हैं जो फौज में रह करके खुश नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन के साथ फौज में रहेगा उनको एक आदत पड़ जाएगी। तो इंसान जीवन में क्या क्या चाहता है? सबसे पहले एक कहावत है ना हिंदी में कि निरोगी सुख, पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया को बोला, आपको फौज में उसके लिए आदत डालते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आपने ट्रेनिंग की आपको काफी सिखाया होगा फिटनेस वगैरह के बारे में। कुछ लड़के कुछ बच्चे यहाँ पे आई होंगी, तब शुरू में दौड़ने भागने में प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन अब ट्रेनिंग जब आपने की है तो आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि फिजिकली कितने फिट हो गए, पहले के बजाय दौड़ भाग में तेज हो गए। दूसरा, फिटनेस के बाद मैंने बताया कि माहौल जहाँ पे आप रहो वो अच्छा होना चाहिए। आजकल कहीं भी आप बाहर जाते हो तो हर समय करप्शन की बातें होती है। कहीं भी काम कराने के लिए जाओगे तो पहले कुछ एक्स्ट्रा दो, नहीं तो आपका काम डिले हो जाएगा, 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन फौज की सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपका जो भी काम कोई ड्यू होता है वो काम अपने आप हो जाता है, और जो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको अपने आप फीडबैक देगा कि उसने वो काम कर दिया कि नहीं। अगर नहीं किया तो उसके ऊपर उसके जो सीनियर है वो उसको चेक करते हैं कि ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो कभी भी आपको जो चीज आपकी हक की है उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको मिलेगी। तीसरा चीज, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे भी अपन रहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कि अपन अच्छी जगह रहे, साफ सुथरे घरों में रहे, साफ सुथरी कॉलोनी में रहे, वो हमेशा आपको रहने को मिलेगा। हमेशा फौज में इंस्पेक्शन चलते रहते हैं, साफ सफाई का इंस्पेक्शन करने के लिए सीनियर लोग आते रहते हैं, तो वो आप अच्छी जगह पे रहोगे हमेशा। पैसा भी रीजनेबल है। जितना एक एवरेज 10वीं 12वीं या 12th के या ग्रेजुएट आदमी को बाहर पैसा मिलता है, उससे फौज में पैसा भी ज्यादा ही मिलता है। तो सारी चीजें जो आपको फौज दे रही है वो ऐसी है जो आपको बाहर करने के लिए पैसा देना पड़ता है। लोग जिम देते हैं, जिम जाते हैं, पैसा देते हैं रोज। फौज आपको पीटी कराती है, उसके लिए आपको पैसा देती है। लोग पैसा देकर के घूमने के लिए जाते हैं, कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई असम जा रहा है, कोई अरुणाचल जा रहा है, फौज आपको पैसा देके वहां रहने के लिए भेज रही है। पूरा देश देख लेते हो। मेरी 4 साल की ट्रेनिंग और उसके बाद 21 साल की सर्विस के अंदर 14 जगह पे पोस्टिंग हुई है। सियाचिन से लेकर के त्रिवेंद्रम तक मेरी पोस्टिंग रही है, और असम में बर्मा बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग रही है। तो पूरा देश आपको फौज दिखा देती है। सिक्किम में मेरी पोस्टिंग रही है, देहरादून में रही है, जम्मू में रही है, लद्दाख में रही है। तो जो लोग पैसा दे करके घूमने के लिए जाते हैं पूरे देश में, वो आपको टूरिज्म अपने आप करा देती है फौज। जो भी चीज एक इंसान पैसा दे करके बाहर करता है खुश होने के लिए, वो सब आपको खुशी की चीजें फौज अपने आप देती है। फौज में आपका इंटरेस्ट फौज देखती है। खाना खाना किसका इंटरेस्ट? अपना इंटरेस्ट है ना। फौज में खाना खाना भी एक ड्रिल है। जहां आप खाना खाओगे जिस मेस में, उसका भी इंस्पेक्शन होता है
जो साहब जैसे अहदेदार होते हैं या हम लोग थे, उसका भी इंस्पेक्शन करते थे खाना अच्छा बना है कि नहीं बना। खाने वाले को ज्यादा टेंशन नहीं है, बनाने वाले को ज्यादा टेंशन है खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं तो उसको डांट पड़ेगी। तो जो भी आप एक तरीके से कहते हैं सरकारी जवाई बन जाओगे जब सेना में भर्ती हो जाओगे, तो हर चीज जो आपको चाहिए वो आपको सेना देगी। लेकिन एक जज्बा चाहिए सिर्फ कि एक्टिव लाइफ पसंद होनी चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। सुबह रूटीन शुरू होता है फौज के अंदर, आप लोग जैसे भर्ती हो गए 4 बजे सुबह रूटीन शुरू हो जाता है, और शाम में जब तक 10 बजे तक सोओगे तब तक कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी। तो अगर एक्टिव लाइफ पसंद है आपको तो हमेशा मजे करोगे, खुश होगे फौज में। उसके अलावा ये सोच करके जो फौज में जा रहा है कि सिर्फ नौकरी ज्वाइन करनी है और कहीं नहीं मिल रही है, वो जरूर परेशान रहेगा। आप मोटिवेशन के साथ ज्वाइन करो कि आप अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अच्छी जगह घूमना चाहते हो, अच्छी सर्विस करना चाहते हो, इज्जत की सर्विस करना चाहते हो। मतलब ये मैं किसी के प्रति दुर्व्यवहार की भावना से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाहर कई सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें जब कोई सर्विस करता है तो लोग बोलते हैं ये तो उस सर्विस का बंदा है, उसको निजी नज़र से देखते हैं। लेकिन जब भी सेना की सर्विस का कोई बंदा होता है उसको हमेशा आप लोग ऊंची नज़र से देखते हैं कि यार ये तो फौजी है। समझ रहे मेरी बात को आप? बाहर भी कई सर्विसेज ऐसी यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते कि ये है मतलब ये तो टेढ़ा आदमी है, अपने फायदे के लिए हमसे बात करेंगे नहीं तो बात नहीं करेंगे। लेकिन सेना के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता, सब सोचते हैं कि ये बंदा ईमानदार है, इज्जत देनी चाहिए इसको, और आपका रेस्पेक्ट करते हैं हमेशा। चाणक्य डिफेंस एकेडमी ने बाकी आप लोगों को सब बताया होगा कि सेना में भर्ती के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करना है। आई एम श्योर सब लोगों ने अच्छी मेहनत की होगी। अभी भी कुछ समय एग्जाम के अंदर जो चीज छूट गई है 2 4 उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, अपने समय में उनको प्रैक्टिस करो। अगर यहाँ पर क्लास खत्म हो गई है तो मेहनत ही सिर्फ एक रास्ता है ऊपर जाने का, मेहनत ही सिर्फ एक रास्ता है ऊपर जाने का। मेरे पिताजी के पिताजी सेना में आपकी तरह जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद मैं अफसर बना, मैं कर्नल से रिटायर हुआ। मेहनत करी इसलिए आगे बढ़े। मेहनत करोगे तो कभी भी कोई रोकने वाला नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। इसी में अगर जो सेना में भर्ती हो जाएंगे अच्छी बात, जो नहीं होंगे और किसी फील्ड में जाओगे वहां मेहनत करो। मेहनत करोगे तो पक्का आगे जाओगे, ठीक है? किस किस को यकीन है कि पास हो जाएंगे? आप लोगों में कितनों को लगता है कि पास हो जाएंगे इस एग्जाम में? बस इतनों को ही, सभी के हाथ खड़े होने चाहिए थे अभी। चलो ठीक है, तो वो भी पास हो जाएंगे। क्या दिक्कत? मेहनत करो, लेकिन मेहनत करोगे तो कोई रोक नहीं सकता। अभी आप साहब को देख लो, 50 साल की उम्र में फिटनेस आप में से आधों से आगे आ जाएंगे दौड़ लगाओगे तो। साहब की तो तुम्हारी उम्र के बच्चे होंगे, लेकिन दौड़ने में तुम्हारे बराबर है, तुमसे आगे ही होंगे। ये फौज देती है। मतलब जो भी चीज़ है कि इंसान सोचता है कि मैं लाइफ में करूंगा, उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, वो सब सेना आपको फ्री में कराती है। तो मेहनत करो वहां जाने के लिए। अभी जब भर्ती होगी, सीटें होंगी 200, 400, 250, और वहां भर्ती के लिए जाएंगे लोग 50,000, 80,000। तो सेलेक्ट कौन होगा? जो फिट होगा, जो मेहनत करेगा। बाहर कहीं पर आप जाते हो किसी एग्जाम में, फिर भी वहां पर कुछ लोगों को कंप्लेंट रहती है कि यहाँ पर पक्षपात हो गया, इस एग्जाम में गए चीटिंग हो गई, इन्होंने पेपर लीक कर दिया, यहाँ पर रिजर्वेशन था इसलिए नहीं हुए, बाकी हम हो जाते। कई नाटक होते हैं बात, हर भर्ती के अंदर, हर एग्जाम में कोई ना कोई पक्का किसी के पास बहाना रहता है कि पेपर लीक कर दिया इसलिए हम फेल हो गए, चीटिंग कर दी इसलिए हम फेल हो गए, उसने पक्षपात कर दिया इसलिए हम फेल हो गए, रिजर्वेशन था इसलिए हम फेल हो गए। फौज में ऐसा कुछ नहीं है, ना कभी पेपर लीक होता है, ना कोई पक्षपात होता है। मैं फौज के भर्तियां भी देख के आ रखा हूँ। एक जो पेपर बनता है वो एक बंदा नहीं बनाता है, पेपर बनाने वाली एक टीम होती है, वो पूरी टीम मिलकर के अपने अपने तरफ से क्वेश्चन देती है। उन सब क्वेश्चंस को एक सिलेक्शन का तरीका होता है कंप्यूटर का, उससे वो अपने आप रैंडमली उठा के पेपर बनाता है। तो किसी को नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए? उसके बाद में जब पेपर चेकिंग होती है तो पेपर चेकिंग 1 या 2 बंदे नहीं करते हैं, एक बोर्ड ऑफ अफसर होता है, उसके अंदर कम से कम 8 से 10 लोगों को बनाया जाता है। उसके ऊपर एक ब्रिगेडियर रैंक का, कर्नल रैंक का ऑफिसर इंचार्ज होता है, और तब पेपर चेक होते हैं। तो कोई किसी के साथ पक्षपात करके पास नहीं कर सकता। कुछ लोग होंगे बाहर जो बोलेंगे आप पैसा दो हम भर्ती करा देंगे, ऐसा मत करना। पैसा देके फौज में कोई भर्ती नहीं करा सकता। वो क्या करते हैं, 20 लोगों से पैसा ले लेंगे, जो 7-8 अपने आप भर्ती होकर उनका रख ले, बाकी वापस दे देंगे। जो आपके साथ ये मेहनत करके यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, यही सिर्फ एक सही तरीका है ट्रेनिंग करने का, भर्ती होने का। पैसा पूछे देके भर्ती होने की कोशिश कोई मत करना। जो लोग बोलते हैं वो 15-20 लोगों से पैसा ले लेंगे, नहीं होगा तो वापस देंगे, तो ठीक है। जो 6-7 अपने आप सेलेक्ट होते ही होते हैं, उनका रख लेंगे, बाकी को वापस दे देंगे। कोई पक्षपात के साथ फौज में भर्ती नहीं होती है, उसके अंदर पढ़ना ही माता उस चक्कर में, ठीक है? तो मेहनत करो, सिर्फ मेहनत ही एक रास्ता है ऊपर जाने का। आई एम श्योर आपको जिस डिफेंस अकेडमी जो सिखाया है
मुझे यकीन है कि आपको डिफेंस एकेडमी जो सिखाया उसके बेसिस से पास हो जाओगे। सिर्फ ये है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका पास होने का चांस ज्यादा है, तो मेहनत करो मन लगाकर, ठीक है। चलो शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ आप आइए श्रीमान, तो ऐसा लगा तकलीफों को जैसे दवा मिल गई है, ठीक है दोस्तों। ये कर्नल साहब कर्नल कुलदीप जी शेखावत साहब ने बहुत बड़ा मोटिवेशन किया है, और जिसके बारे में हमेशा आपको रोज कहता हूँ। मैं जब मेरी जर्नी अजमेर से शुरू हुई थी और अजमेर से होते होते मैं पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर पहुंचा, और शायद तक मैंने आज तक किसी विद्यार्थी को ये नहीं बोला है कि पैसे देने। मैंने हमेशा एक वर्ड बोला है, केवल मेहनत करनी है, केवल मेहनत करनी है। और हजारों विद्यार्थी अजमेर के अंतर्गत चयनित हुए और वो केवल मेहनत से हुए। जो सेटिंगों के चक्रों में पड़ा रहा वो अंत में फेल हुआ है। ये मैंने एक उदाहरण नहीं देखे, हजारों उदाहरण देख रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अपन सब ग्रामीण परिवेश हैं, अपन को इतना पता नहीं होता है, हम किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई हाँ ये हमें करवा देगा। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं होता है, क्योंकि आज आपने देखा कर्नल साहब ने भी ये बात बोली है कि ऐसा कुछ नहीं होता। 15-20 से पैसे ले लेगा, उसमें 5-7 का हो जाएगा और बाकी को वो क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है ना। तो आज के बाद इन लपड़ों में नहीं पड़ना है। हमारे पास एक ही विकल्प है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हम सब किसान परिवार से आते हैं, हमारा परिवार का स्टैंडर्ड इतना है कि अपन आराम से थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं, और अपन को परिवार की पारिवारिक स्थिति के साथ साथ देश की सेवा को भी अपना योगदान बनाना है। देश की सेवा हालांकि यहां रहकर भी की जा सकती है, लेकिन जो फौज में रहकर की जा सकती है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो अपने दिमाग के अंदर के ये चीजें सेट होनी चाहिए, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है, जब मैंने यहाँ चाणक्य डिफेंस एकेडमी की यहाँ नींव रखी है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा हर फौजी अगर यहाँ एंट्री मारता है तो यहाँ से वर्दी पहन के ही जाएगा। यहाँ से एंट्री मारेगा क्या पहन मिलेगा, वर्दी पहन के ही जाएगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रहता है। और मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ, यहाँ जितने भी बच्चे हैं सबको ये बात बोलिए, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इस कड़ी को आगे बढ़ा तो दोस्तों अगली कड़ी के अंतर्गत में आर्यन सर को या मंच पे बुलाता चाहता हूं। ये लगभग अपने पूरे भारत के अंदर के जीके स्पेशलिस्ट और जीके फैक्ट के बारे में जाने जाते हैं। आर्यन सर लगभग आज 10 से 12 साल हो गए इस आर्मी की सेवा दे रहे हैं। लगभग पूरे राजस्थान के अंतर्गत इनका नाम है और पूरे भारत के अंतर्गत ये इन्होंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, और कुछ ही टाइम के अंतर्गत ये मान के चलो पूरे भारत में आर्यन सर का नाम गूंजता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आर्यन सर से ये मंच पर आए और हमारे बच्चों को थोड़ा उद्बोधन प्रसाद करें, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो सर लगभग फिजिकल पास आउट है और अभी थोड़े माइनस में जा रहे हैं, थोड़ा टेंशन है कि एग्जाम कब होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। एक आतंकवादी है, मैंने कहा सुई चुभती तो दर्द होता है, लेकिन एक आतंकवादी इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा पूरा जीवन नष्ट होगा, और वो देश का विध्वंस करने के लिए, समाज का विध्वंस करने के लिए अपने आप को मिटा देता है। किसके बलबूते पर? जुनून के बलबूते पर, उत्साह के बलबूते पर। जब वो लोग गलत दिशा में अपना मोटिवेशन दे सकते हैं, तो क्या हम देश सेवा में अपना मोटिवेशन दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? देना चाहिए। आर यू एक्साइटेड? ये उत्साही है जो हमें आगे बढ़ाता है, दिशा है जो हमें आगे बढ़ाती है, और दिशा हमारे जो गुरुजन देते हैं उस पर अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं पूरी चाणक्य डिफेंस एकेडमी परिवार को नमस्कार करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और विशेषकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं विशेषकर आर्मी के लिए ही बना हूँ। मैं आर्मी की सेवा ही कर रहा हूँ, आर्मी के जो बच्चे हैं उन्हीं को मैं पढ़ाता हूँ मैं शुरू से। और लेकिन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम क्या आती है उस पर अपने बात करेंगे, सीधी मुद्दे बात करेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो दो होती है। पहली प्रॉब्लम, उनको याद नहीं होता, एम आई राइट? और दूसरी प्रॉब्लम, याद होता है तो वापस से क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई टेक्निक हो कि किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ना पड़े, सिंगल रीडिंग, और आपको याद हो जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या आप मानते हैं ऐसा हो सकता है कि मात्र एक बार पढ़ा याद हो जाए? नहीं मानते, क्योंकि ऐसा आपने कभी देखा नहीं, इसलिए नहीं मानते। आज से लगभग 50 साल पहले आप हम सब जिंदा होते और किसी बुजुर्ग से कहते कि बाबा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलने वाला है जिसे हिंदुस्तान से अमेरिका में बात हो जाएगी, वो मान लेता क्या? नहीं मानता, क्योंकि उस समय ऐसा वातावरण नहीं था, उसने देखा नहीं था। बट आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब तक कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती तब तक विश्वास नहीं होता। और वैसे तो विशेषकर इंडिया में यही सिखाया जाता है, क्या नहीं हो सकता। हम निगेटिविटी की ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि पढ़ाई के सेक्टर में जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। आर यू रेडी?
तो अपन एक बात करेंगे कि जो दो मेजर प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम याद नहीं होता और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, भूल जाते हैं। इस पर अपन बात करेंगे। मैं विशेषकर आर्मी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ये समझो आप एक तरीके मैं सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ना है। आज हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट सिखाता है व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, और वाई टू स्टडी, क्यों पढ़ना है, बट हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, इस बात को कोई सिखाता नहीं है। सिखाता है क्या? सिर्फ ये सिखाते हैं बोल बोल के पढ़ो, रट रट के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, आपको याद होगा। ये घिसी पीटी पद्धति है, इसी के दम पे हम पढ़ाई करते हैं। क्या हर सेक्टर में जब विज्ञान आगे बढ़ा है तो क्या पढ़ाई के तरीके में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है, ऐसी वैज्ञानिक पद्धति आ चुकी है जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हो और किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते ही याद कर सकते हो। तो क्या जानना चाहोगे कैसा होता है ऐसे? एक छोटा सा डेमो करेंगे, इसके बाद मैं आपके सामने और कुछ बातें करूंगा कि आपका जो ब्रेन है वो किस लेवल तक काम कर सकता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे की पढ़ाई मुश्किल से 10 मिनट में याद होती है, ये बात कितने दोस्तों के गले उतरती है? 1 2 3 के गले उतरती है, बाकी सबके नहीं उतरती। क्योंकि हमें सिखाया क्या गया है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो विद्वान लोग क्या कहते हैं, समझदार क्या कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। यानी असंभव कुछ भी नहीं है। तो असंभव को संभव हम कर सकते हैं, हमारे अंदर चाहत हो तो, हमारे अंदर मोटिवेशन हो, उत्साह हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा डेमो करेंगे, इसके बाद फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपके मन में इस डेमो को देख के सवाल उठते हैं, अपन एक बाद में सेशन रखेंगे, उसमें आप कर सकते हैं। पहले चालू करते हैं कि व्यक्ति का ब्रेन किस लेवल तक काम कर सकता है। इसको मैं आपको सामने बातों से नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, है ना। चालू करें? ठीक है। आप सभी को मेरा साथ देना है। इस बोर्ड को भरेंगे हम कुछ चीज़ों से, कुछ वस्तुओं के नाम। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति जो मेमोरी पावर है वो किस हद तक काम कर सकता है। क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, ऐसा होता है ना। तो उसकी समस्या का समाधान है, तो एक टेस्ट कर लें पढ़ाई का, ठीक है। एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। इस टेस्ट में आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। लगभग 20 से कुछ पॉइंट लिखेंगे हम। क्या लिखोगे? जो भी आपको आसपास कोई वस्तु का नाम दिखाई देता है, किसी व्यक्ति का नाम, कोई गांव का नाम, मतलब कुछ वस्तुओं के नाम आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आप बोलेंगे और मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, आप शुरू करते हैं। कोई भी एक नाम किसी व्यक्ति का आपके मन में आ रहा है, हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने मेरी लाइफ में इससे ज्यादा कोई टफ वर्ड देखा ही नहीं, वो चाहे साइंस का है, चाहे जीके का, जो आपने सुन रखा, चाहे व्यक्ति का, चाहे जानवर का, चाहे पशु का, चाहे पक्षी का है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे वर्ड देखे होंगे जिसको आपने 50 बार लिख लिया होगा, लेकिन 51 बार फिर भी आप उसको याद करना दूर की बात होती है, लिखना तक अपन नहीं जानते। वो वर्ड आपने सर को दे दिए, सर एक बार उसकी रीडिंग मारेंगे और एक बार रीडिंग मारने के बाद में आप ये बता देंगे कि इस नंबर पर कितना है, इस नंबर पर कितना है, वो आगे की बात है। लेकिन आप अपनी इच्छा से, जिसके भी मन में ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन है या मेरा जो ये अक्षर है जो मुझे याद नहीं होता है, तो वो एक एक बता, शंकर बता, एक एक नाम बता कि ये नाम, एक अपनी इच्छा से कोई नाम बता दे शंकर, चाहे वो अपने माता पिता का है, दोस्त का है, गाय का है, भैंस का, किसी भी का नाम हो सकता है, वो नाम आप बताइए। ऐसे आदमी को आएगा नहीं। जो भी अपने वातावरण देखते हैं ना, आसपास देखते हैं कोई चीज। गुड, कितने नंबर पे लिखूं? एक नंबर पे स्वामी विवेकानंद। कोई नेक्स्ट दोस्त हाथ खड़ा करें और फिर बोले। हाँ, ये भैया बोले। एक नंबर पे मैंने लिखा दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष अकाल वाला, दुर्भिक्ष। 2 नंबर पर आपने लिखा है दुर्भिक्ष। और आगे अंत्याक्षरी। 3 नंबर पर अपन लिखना चाहते हैं अंत्याक्षरी। गुड, नेक्स्ट आगे थियोफ्रेस्टस। हाँ, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हाँ, थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस। गुड। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, हाँ हाँ। पांच नंबर पे है अपना एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। गुड। नेक्स्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ, 6 नंबर पे कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। सभी विज्ञान के विद्वान ये आगे क्या? हाँ, सभी के बोलो, जीके के बोलो, सबके बोलो, ताकि अपना आर्मी का आपको लगे हाँ ये चीज़ें याद होती है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। 6 नंबर 7 नंबर पर बना गया है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। गुड। नेक्स्ट हाँ उज्ज्वल। गुड। 8 नंबर पर अपन लिख रहे हैं उज्ज्वल। एकलव्य। हाँ एकलव्य। एकलव्य। गुड, शानदार। एक बार तालियां होने शब्द पे, क्योंकि एकलव्य कौन थे? एकलव्य। अवबोध। 10 नंबर पर आ गया अपना अवबोध। गुड। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। ग्यारह नंबर पे मैंने लिखा है अंतरराष्ट्रीय। फिलिप द्वितीय हाँ फिलिप द्वितीय फिलिप सेकेंड। अच्छा, फिलिप द्वितीय। हाँ नेक्स्ट हाइडे स्पेसिस। अच्छा, युद्ध वाला हाइडे स्पेसिस। 13 नंबर पर हमने लिखा है हाइडे स्पेसिस। हाँ नेक्स्ट मोगिस्कोई हाँ मोगिस्कोई मोगज कोई शिलालेख वाला। गुड। मोगज कोई। हाँ नेक्स्ट सुल्केंडा गोर सभ्यता वाला। पंद्रह नंबर पे है सुल्केंडा गोर। हाँ नेक्स्ट अमरावती। वेरी गुड। अमरावती, मनीषा ने बताया है अमरावती। संतोष पता। नेक्स्ट क्या लिखा जाए? हाँ मोहनजोदड़ो सभ्यता। हाँ पंडित पोंग प्यांग। प्योंग प्यांग। 18 नंबर पे पंडित का पोंग प्यांग। 18 नंबर पे सर पोंग प्यांग। नेक्स्ट हाँ अटॉर्नी जनरल। गुड। 19 नंबर पे अपना अटॉर्नी जनरल सर रगड़ा। हाँ रगड़ा। ये मिलना है तो एनसीसी में ज्यादा लेकर आया क्या? गुड। तो अपने सामने 20 नाम है। आप अपनी इच्छा से नाम बता रहे हैं, सर आपके सामने खड़े हैं। आपको अगर ऐसे भी अगर एग्जाम के अंदर लिखने के लिए बोलते हैं और 90% जहां तक कन्वर्ट देते हैं, वो साइंस का वर्ड हो सकता है या जीके का वर्ड हो सकता है या फिर वो अपने हिंदी की लैंग्वेज का वो क्वेश्चन हो सकता है। यानी कुल मिला के अपन को ये चीजें याद करने के लिए होती है और वो वही वर्ड हो सकते हैं जिनको अपन कई बार याद करने में क्या करते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं। अगर ऐसे भी वर्ड अपने को याद हो जाए और एक बार देखने में याद हो जाए तो मजा आता है कि नहीं आता है? आता है। किस किस को आता है? सबको आता है। वेरी गुड। तो चलो अब सर एक बार आप रीडिंग मार लो। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं मैं कि ये जो वर्ड्स आपने बोले हैं, अगर ये मुझको पहले से, अगर मैं मेरे मन से लिखता तो इसका मतलब ये होता कि मुझसे पहले से याद थे मुझे और वही लिख लिए मैंने डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। अब आपने बोले हैं, इट मीन्स ये तो पक्का है कि मुझे पहले से याद है नहीं है। मानते हो?
अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक इसी क्रम में एक भी क्रम उल्टा सुल्टा नहीं हो, ठीक ऐसे कैसे अगर आपको याद करना पड़े ठीक इसी क्रम में, तो लगभग कितने समय में आपको ये चीज़ें याद हो सकती है? एक आइडिया मैं उसे, जो व्यक्ति बताएगा ना उसको यहाँ खड़ा करूँगा मैं, तो एक आइडिया बताएं कि ठीक इसी क्रम में याद करना हो तो लगभग कितने समय में ये चीज़ें आपको याद हो सकती है? एक आइडिया मुझे आप यहाँ पे बताएंगे, बताइए। लगभग 3 घंटा। अच्छा, मैं इसको उल्टा क्रम, बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको फिर टाइम तो दे। हाँ, मैं बीच में से पूछूंगा। मैं वेरी गुड, शानदार, भैया के लिए ताली बजाओ ये बार, क्योंकि जो जितना कम बताएगा इट मीन्स उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड। अच्छा, मैं इसको उल्टा क्रम पूछ लूँ कि इसको 20 से ऐसे उल्टा बोलना है तो और समय बढ़ेगा ना? बिल्कुल, क्योंकि जिस ABCD को बोलते बोलते हमें जिंदगी हो गई, सीधा क्रम बोल देते हैं ना, बट उल्टे की बात आती है ना तो हम शक पका जाते हैं, और यार उल्टा तो नहीं बोल पाएंगे। जिसको जिंदगी हो गई बोलते बोलते, मैं बीच में पूछूं 7 से 3 बाद में क्या है, 6 से 3 पहले क्या है, 10 के बाद क्या, उल्टा क्रम पूछूं मैं, बीच में पूछूं तो सारा मामला क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, है ना? लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको याद करने की सही टेक्निक सिखा दें तो किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ना या एक बार सुनना पर्याप्त होता है, ठीक है ना? तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगा, मैं एक बार इसको रीडिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दूर की वजह से सुन नहीं पाए हूँ ढंग से मैं, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है मुझे। किसी भैया ने बताया 3 घंटा, कोई 2 घंटा बताएगा, किसने 25 मिनट बताई, तो कम से कम इसको उल्टा सीधा बीच में से सारा अगर करना पड़े तो 1 घंटा मान लें, बीच में से भी उल्टा क्रम भी सीधा क्रम भी, तो लगभग 1 घंटा मान लेते हैं। 1 घंटे की चीज़ मैंने क्या कहा था? 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में। पॉसिबल है क्या? ये लो, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? तो ये पॉसिबल है क्या 1 घंटे की चीज़ 10 मिनट में? हाँ, ऐसे बोलो यस। एक बार पढ़ लूँ मैं, ठीक है? तो देखो दोस्तों, 1 पे स्वामी विवेकानंद है, 2 पे दुर्भिक्ष है, 3 पे अंत्याक्षरी है, ओके, 4 पे आपका है थियोफ्रेस्टस, ओके, और नंबर 5 पे एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, नंबर 6 पे कार्डियोलॉजिस्ट है, 7 पे ये क्या है सर? एनोक्रोनोलॉजिस्ट है ना? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ओके सर। 8 पे उज्ज्वल है, ओके, 9 पे एकलव्य है, ठीक है, 10 पे आपका अवबोध हो गया, ओके, 11 पे अंतर्राष्ट्रीय बोला आपने, और ये क्या? फ्लिप हिती है, फ्लिप सेकंड या फ्लिप दित्ती है, ओके ओके ओके, ये फ्लिप दित्ती हो गया। और हाइडे स्पीच ये नंबर 13 पे हो गया। बोगाज कोई जो शिलालेख है ये आपका 14 नंबर पे हो गया, ठीक है साहब। आगे है नंबर 15 पे सूतकांगे डोर, ओके, नंबर 16 पे अमरावती है, नंबर 17 पे मोहनजोदड़ो है, नंबर 18 पे है प्योंगयांग, ओके, 19 पे अटॉर्नी जनरल है, और 20 पे रगड़ा। क्या 10 मिनट होगी क्या? नहीं हुई, लगभग 50 सेकंड का लगभग हुई है। क्या पॉसिबल है 1 घंटे का मामला उल्टा भी सीधा भी बीच में से भी कैसे भी हम घुमा फिरा के पूछें तो ये 50 सेकंड पॉसिबल है क्या? नहीं, बट पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। और हमें सही दिशा में पढ़ने का तरीका सिखा दिया जाए, क्योंकि जब फिजिकल क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति हुई है तो मेंटली सेक्टर में भी होनी चाहिए, है ना? तो एक बार बोला जाए, ठीक है। आप पूछे बीच में से या फिर मैं पूरा बोल दूं? एक बार मैं पूरा बोलता हूँ, ठीक है, फिर अपन पूछ लेंगे बाद में। पूरा बोलने दो, फिर आप अपनी इच्छा से। देखिए, नंबर 1 पे है स्वामी विवेकानंद, नंबर 2 पे है दुर्भिक्ष, नंबर 3 पे है आपका अंत्याक्षरी है, और थियोफ्रेस्टस नंबर 4 पे है, नंबर 6 पे है कार्डियोलॉजिस्ट, नंबर 7 पे एनोक्रोनोलॉजिस्ट है, ठीक है, नंबर 8 पे आपका उज्ज्वल है, नंबर 9 पे आपका एकलव्य है, नंबर 10 पे अवबोध है, नंबर 11 पे आपका अंतर्राष्ट्रीय है, नंबर 12 है वो फिलिप द्वितीय है, एम आई राइट? नंबर 13 पे आपका हाइडे स्पीच है, नंबर 14 पे है आपका बोगाज कोई, नंबर 15 पे है आपका सूतकांगे डोर, नंबर 16 पे अमरावती बोला सिस्टर ने, नंबर 17 पे आपने बोला मोहनजोदड़ो, और नंबर 18 पे आपने बोला प्योंगयांग, नंबर 19 पे बोला आपको अटॉर्नी जनरल, और नंबर 20 पे आपने रगड़ा। थैंक यू। एक बार इस शानदार तालियां उसके लिए बजनी चाहिए जिस प्रकृति ने, जिस परमात्मा ने आपको और मुझको दिमाग दिया है। एक बार शानदार तालियां, क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य में न तो कोई आरक्षण है न कोई भेदभाव है, वो सबको इक्वल शक्ति देता है।
देता नहीं देता है? वहाँ कोई भेदभाव नहीं करता, वो सबको इक्वल भेजता है इस पृथ्वी पर। हम कैसे उस जिंदगी को उपयोग करते हैं, कैसे इस माइंड का उपयोग करते हैं, डिपेंड हम पे करता है। अच्छा, उल्टा करना बोला रहे? पक्का? ठीक है। तो देखिए नंबर 20 पे रगड़ा बोला आपने, नंबर 19 पे अटॉर्नी जनरल बोला आपने, नंबर 18 पे प्योंग प्यांग बोला, नंबर 17 पे मोहनजोदड़ो बोला, नंबर 16 पे आपने अमरावती बोला, नंबर 15 पे आपने बोला सूतकांगे डोर, नंबर 14 पे बोगाज कोई, और नंबर 30 पे हाइडे स्पीच, नंबर 12 पे बोला आपने फिलिप दित्ती है, नंबर 11 पे अंतर्राष्ट्रीय बोला, नंबर 10 पे आपने बोला अवबोध, नंबर 9 पे आपने एकलव्य बोला, और नंबर 8 की बात करें हम तो आपने बोला उज्ज्वल, नंबर 7 की हम बात करें तो आपका है एनोक्रोनोलॉजिस्ट है, नंबर 6 पे कार्डियोलॉजिस्ट है, और नंबर 5 पे एंथ्रोपोलॉजी है, नंबर 4 की बात करें हम तो थियोप्रेस्टस, नंबर 3 पे अंत्याक्षरी, नंबर 2 पे दुर्भिक्ष, एंड नंबर 1 पे स्वामी विवेकानंद। अच्छा, अब आपकी बारी है, आप बीच में से कोई नंबर बोलें या फिर कोई शब्द बोलें। यहाँ पे एक बार छोटा स्ट्रेस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय नंबर 12 पे है। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय नंबर 11 पे फिलिप दित्ती है। ठीक है ना, इसे पता चलता है सर ने तो टोका, आपने टोका ही नहीं, इट मीन्स आप ध्यान से नहीं देख रहे। 4 नंबर पे थियोप्रेस्टस, और बोलें नंबर 17 पे क्या है? नंबर 17 पे मोहनजोदड़ो, नंबर 7 पे क्या है? एनोक्रोनोलॉजिस्ट। तो अब एक बात बताइए मुझे, अगर ऐसा का ऐसा करना आपको आता है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा? क्या आप चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं, वेरी गुड। और एक बात पूछूं आपसे मैं, क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप उत्साहित हैं? आर यू एक्साइटेड? देखो, आपकी उत्साह का संबंध मेरे से है। अपने आप में सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं? हमारे जीके में, हमारे साइंस में ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार, अच्छा एक छोटा डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी सीख सकते हैं टेक्निक, हमारा बच्चा भी सीख सकता है, कोई भी छोटे से छोटे बड़े से बड़ा सीख सकता है। बस जिसको बोलना, देखना, पढ़ना आता हो वो इसको सीख सकता है। ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा मैं आपके सामने पेश करूंगा कि सबसे कठिन जो चीज़ें होती है मैथ में, अपन घनमूल वर्ग, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो शब्दों में है, अंकों में तो और भी कठिन होती है ना। सन, घटना, क्षेत्रफल, अनुच्छेद, जनसंख्या के आंकड़े, लिंगानुपात, दिवस, होते नहीं होते कठिन, लेकिन किसी भी चीज़ को इजी वे में याद कर सकते हैं। तो बेटा देव, एक बार आप आओ यहाँ पे, ये पेन लीजिए, ये याद आज अपन ये नहीं? ऐसी चीज ठीक देख है। रहे हैं जो अपने को साइकोलॉजी बताती है ना कि मनुष्य है वो कभी भी जन्मजात बुद्धि लेकर नहीं आता। अपनी जो बुद्धि होती है वो वातावरण से क्या होती है, अगर अपने को सही समय पर और सही दिशा में क्या मिल जाए, वातावरण मिल जाए, तो अपनी बुद्धि भी सही सकारात्मक रूप से क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। एक बच्चा, इसकी उम्र कितनी लग रही है आपको? हाँ, इसकी उम्र में बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो डेट है उसकी वो है 2011 का है ना। 11 में लग गए। 11 लग गया, 11 साल में ये चल रहा है। कौन से साल में चल रहा है? 11। अब जिस 11 साल के बच्चे को अच्छा वातावरण दिया, अच्छे इसकी परवरिश करी और उसका अच्छा सा अपने को शेड्यूल बना के इसको पढ़ाई करवाई, इसकी बुद्धि का कितना विकास हो सकता है। अपन जो सब बैठे इससे लगभग 2 गुना उम्र के पढ़ने बैठे, इनसे भी ज्यादा समझने की कैपेसिटी है, इनसे भी ज्यादा सोचने की कैपेसिटी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो बुद्धि काम करती है जीके के फील्ड में करती है या केवल साइंस के फील्ड में काम करती है, ये बुद्धि ऐसी है अपनी जो हर फील्ड में काम करती है। इन बच्चे को मैं कुछ डेमो दिलवाता हूँ, आप ऑटोमेटिक मान लो, आप इनके मान सकते हो। क्या हो सकता है बचपन में घरों में बहुत ज्यादा बादाम खिलाई होगी, गाय का दूध खिलाया होगा, तो इनका माइंड चल रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इनका बच्चा एक बंदा हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राजस्थान में नहीं, जोधपुर जिले में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर, किसके अंदर है, पूरा इंडिया के अंदर इकलौता बच्चा है
जिसको 100 तक के वर्गमूल और 100 तक के घनमूल है, ये ऐसा करने वाला भारत का अभी तक का एक मातर बच्चा है। कैसा है? एक मातर बच्चा है। उसके पीछे कोई ऐसी कोई दवाइयों का प्रयोग नहीं है। ये केवल और केवल एक सकारात्मक डायरेक्शन का प्रभाव। किसका प्रभाव है? सकारात्मक डायरेक्शन का प्रभाव है। पहले इनको मैं बता देता हूं, उसके बाद में आपसे एक एक बंदे का हम इस चीज की गारंटी देंगे। अगर सर ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया ना, एक एक बच्चा जो अपनी क्लास में बैठ चुका है, वो बच्चा ये बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ से बोलता हुआ निकलेगा। अगर जो नहीं बोलेगा, ये कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, सांगल सर है, मैडम है, ये मैडम है, उस बच्चे को 100% कितनी 100% विद 2 का ब्याज। कितने का ब्याज? 2 के ब्याज से उसकी पूरी की पूरी जो फीस होगी वो हम रिटर्न करेंगे। तो देखिए, हर व्यक्ति की कुछ खासियत होती है और कुछ कमियां होती है ना, क्योंकि संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं होता। इसकी छोटी सी कमी है, ये शर्माता बहुत है, और मैं भी बहुत शर्माता हूँ, क्योंकि तो वो तो आएगा ना गुण, तो मैं भी बहुत शर्मिला हूँ। हाँ, जीन को गुण आएगा ना तो शर्माता बहुत है, लेकिन आज नहीं शर्माएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बात तो सर ने कहा कि आप उस बच्चे के सामने बैठे हो जो पूरे एंटायर इंडिया का नंबर 1 है इस मामले में, यानी पहला बच्चा है जिसने 100 तक के क्यूब और 100 तक के स्क्वायर पूरे याद किए हैं। अब आज ज़माना नेट का है ना, आईटी का ज़माना है ना, सूचना प्रौद्योगिकी ज़माना है, कहीं भी सर्च कर सकते हो आप, गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर, कहीं भी सर्च कर सकते हो कि 100 तक के क्यूब और जो स्क्वायर हैं वो किसी बच्चे को याद है क्या, तो आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं है। और ये बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो आप इसको सच्चाई के लिए आप पता कर सकते हो कि ये ज़माना सोशल मीडिया ज़माना है, कहीं से भी अपन ले सकते हैं। तो आप लोग कोई संख्या बोलेंगे, 100 तक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे, 89, 88, 87, 65, जो भी आपको जो माइंड में आ रही है ना, वो संख्या बोलो। बेटा यहाँ पे। उसका वर्ग लिखवाना है या घन लिखवाना है? हाँ, ये भी पूछो कि मैं वर्ग पूछूंगा या घन पूछूंगा, और संख्या बोलो आप। हाँ, सही बात। एक मोबाइल ले लो आप सब, है ना। आप अपना मोबाइल फोन बढ़िया, बहुत बढ़िया। सामने रखिए, कहाँ दिक्कत है? सभी लोग मोबाइल खोल लें। तो ही आप पूछोगे। आप इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेना, कहाँ दिक्कत है? इस भैया ने बहुत अच्छा बोला कि उसको कैसे पता कि वो सही उत्तर है ना, खोल लिया। आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर है वो ऑन कर सकते हो। मोबाइल का प्रयोग केवल फोन चला बात करने के लिए नहीं हो सकता। हाँ, गुड। इसमें बताओ। अच्छा, आप संख्या बोले कोई, कितने का? वर्ग 91 का वर्ग बोला, वर्ग। घन नहीं पूछ रहे, वर्ग पूछ रहे, 91 का। हाँ, फोन फोटो आप मिला सकते हैं अपने मोबाइल में, पक्का? वेरी गुड। और कोई संख्या बोलो, बड़ी से बड़ी संख्या बोलो। 79, 79 का। या ये घन पूछ रहे हो, वर्ग पूछ रहे हो? वर्ग पूछने का यार, अभी मौसम भी है, वर्ग यार, अभी मौसम भी है। 79 का। हाँ, तो दोनों लिख दो, दोनों कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों लिखेगा भाई, बोले मैं दोनों लिख देता हूँ। वेरी गुड। ये तो इसने वर्ग लिख दिया थोड़ा, और इसने घन लिख दिया, चेक कर सकते हैं आप दोनों ही। सही है। एक बार शानदार ताली बजाते हैं आप लोग। कठिन से कठिन संख्या बोलो आप। आपको लगता नहीं इसका ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो बोलिए, आप अपने इच्छा से बोलिए। अपना मोबाइल अपने सामने, और आप क्या भाई, आप जसवंत बोल। 54 54 का टैली करो, चोरी। शाबाश, शानदार। 87 78 का। अच्छा, 87 का, 87 जलपल सीमा। वर्ग और क्यूब दोनों चाहिए। मैं दोनों लिख दे, घन भी लिख दे। इसको याद है? अरे छोड़ो, सागर सर। ले शानदार। तो क्या ऐसा बनना चाहते हैं? पक्का? सिस्टम अपनाने को तैयार हैं? दोस्तों, प्रोग्राम की इस कड़ी के अंतर्गत आगे की कड़ी के अंतर्गत में सूबेदार शुकर अपनी देवासी साहब का स्वागत करेंगे। राकेश जी चौधरी साहब अभी हाल ही में ऑन है, ड्यूटी है। सूबेदार शुकर अपनी देवासी, जिनका स्वागत करेंगे राकेश चौधरी।
माला व साफा पहनाकर आगे की कड़ी के अंतर्गत जूनियर वारंट ऑफिसर ओगड़ राम जी का स्वागत करेंगे अपने मैथ विषय जी के सुनील जी बिश्नोई। देखिए दोस्तों, ये स्वागत की कड़ी थी और इसी कड़ी के अंतर्गत देखिए ये जो प्रोग्राम है वो अपने आलिन सर आने की वजह से थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।